अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इमरान खान 2018 में वजीर आजम बने तो उनके पास आला अदलिया का सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मौजूद था। यह बात ज़बानी ज़द-ए-आम थी कि कुछ भी हो, बंदा करप्ट नहीं है। फिर खान साहब ने अपनी 22 साल सियासत में मुखालिफिन को करप्ट साबित करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के आम आदमी को यह यकीन हो चुका था कि वो अपने दौरे हुक्मरानी में सादगी, ईमानदारी और खुद एहतसाबी की वो तारीख रकम करेंगे कि आने वाली नस्लें तक उनके दौरे इक़्तिदार को याद रखेंगी। लेकिन अफसोस, एक एक करके अवाम के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और खान साहब भी दीगर सियासतदानों की तरह इक़्तिदार के हुसूल के लिए अवाम के दिलों से खेलने वाले और झूठे दावे करके इक़्तिदार हासिल करने वाले रिवायती सियासतदानी साबित हुए। इक़्तिदार से कबल साबिक वज़ीर आज़म कहा करते थे कि वज़ीर आज़म मंतखब होते ही वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे और गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर अवाम के लिए खोल देंगे। लेकिन फिर अवाम ने देखा कि ना तो वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी में बना और ना ही गवर्नर हाउस की दीवारें गिरी। फिर तोशाखाना स्कैंडल ने तो अवाम के ही नहीं बल्कि दोस्त ममालिक के हुक्मरानों के दिल भी तोड़ कर रख दिए। और तो और सादिक और अमीन के लकब को पसंद करने वाले वज़ीर आज़म ने फिर 2 साल तक तोहफे में मिलने वाली घड़ी की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम अपने असासों में जाहिर ही नहीं की, जिस पर उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ा। और अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जिसको घड़ी बेची और जिसने घड़ी बेचने में सहूलतकारी की, सब किरदार एक एक करके सामने आ रहे हैं। निजी टीवी के टॉक शो में तोशाखाना केस में सबसे महंगे सेट को खरीदने वाली शख्सियत ने भरपूर इंकशाफात किए हैं जो आने वाले दिनों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। दुबई की अहम कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2019 में खरीदा था। उमर फारूक ने बताया कि ये सेट उन्होंने इसलिए खरीदा कि वो महंगी और नायाब घड़ियों के शौकीन हैं। ये घड़ी चूंकि ग्राफ कंपनी की तैयार करदा थी और लिमिटेड एडिशन था, इसलिए उन्होंने ये सौदा किया। उमर फारूक का कहना है कि इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मिलने वाली कीमती घड़ी दुबई में फराह खान के जरिए बेची। 5 से 6 मिलियन डॉलर्स की घड़ी 2 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त कर दी गई। घड़ी के खरीदार का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने मुझसे रब्ता किया और फराह खान घड़ी लेकर आई। मैंने घड़ी साज कंपनी से तस्दीक कराई तो उनका कहना था कि 5 से 6 मिलियन डॉलर्स में मिल जाए तो अच्छी डील है। ताहम उन्होंने मेरे साथ 2 मिलियन डॉलर्स में डील की। इमरान खान को घड़ी से मिलने वाली रकम 2 मिलियन डॉलर्स थी, जो कि उस वक्त के डॉलर रेट के हिसाब से पाकिस्तानी करेंसी में 28 करोड़ रुपए बनती है। जबकि इमरान खान ने यह घड़ी तोशाखाने से 2.25 करोड़ रुपए की खरीदी। उमर फारूक का कहना था कि ग्राफ से बना दुनिया में है जो काबा एडिशन है। सेट में एक घड़ी, एक पेन, 2 कफ लिंक्स और हीरे की अंगूठी है। कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक घड़ियां खरीदने के बाद उनसे मुख्तलिफ फरमाइशें की जाती रही और इनकार करने पर उनके खिलाफ पुराने केसेस खोले गए। शहजाद अकबर मेरे खिलाफ कार्रवाई का मामला काबीना लेकर गए, जिसकी इमरान खान ने मंजूरी दी। इस हवाले से जो मुबैना खरीदार उमर फारूक ज़हूर हैं, उनकी जानिब से क्या इंकशाफ किया गया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मैंने ये घड़ी जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिली थी सऊदी क्राउन प्रिंस से। ये जब सऊदी क्राउन प्रिंस विज़िट कर रहे थे तब वो उन्होंने ला के उनको दी। ये सब्सिक्वेंटली घड़ी फिर इन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी और वहाँ से बाई बैक करके ये दुबई ले आए और दुबई में फिर मैंने इनसे ये घड़ी ख़रीदी। जब मुझे पता चला तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया देखने के लिए कि क्या चीज़ है। और जब मैंने देखा तो ये यूनिक पीस था, मास्टर पीस था कि एक ही दुनिया में वाहिद घड़ी है जो कि ग्राफ की घड़ी थी और काबा का एडिशन था। इस तरह की कोई 2 घड़ियाँ नहीं है। मुझे जी शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया, उनको मैं जानता था कोई थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। 2019 कोई अप्रैल में कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा मास्टरपीस है, पूरा सेट है घड़ी का और वो अगर आप चाहें तो हम आपको भिजवाते हैं और आप देख लेना। उन्होंने कहा जी कि आपसे जो है फ़राह गोगी रब्ता करेंगी और जब दुबई पहुँचेंगी तो आप ज़रा अगर हो सके तो ज़रूर उनसे मिल लेना और देखना, अगर आपको पसंद हो तो आप ख़रीद लेना। यहाँ एक बात इंतहाई गौर तलब है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सितंबर 2018 में कलम, अंगूठी और कफलिंग्स के साथ ग्राफ घड़ी सेट दौरे सऊदी अरब के दौरान बतौर तोहफा मिले। तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे सेट की कीमत तकरीबन 100.92 मिलियन रुपए बताई गई थी, जिसमें से सिर्फ घड़ी की कीमत तकरीबन 85 मिलियन रुपए बताई गई। दस्तावेजात के मुताबिक कफलिंग्स के जोड़े की कीमत 5.67 मिलियन रुपए, कलम की कीमत 15 लाख रुपए और सोने और हीरे की अंगूठी की कीमत 8.75 मिलियन रुपए बताई गई। इमरान खान ने तहाइफ की तखमीना शुदा कीमत का तकरीबन 20% या तकरीबन 20.27 मिलियन रुपए अपने पास रखने के लिए अदा किया, जो उस वक्त के डॉलर रेट के हिसाब से 163.852 डॉलर पाकिस्तानी 2 करोड़ बनते हैं। अगर उमर फारूक के 2 मिलियन डॉलर्स अदा करने के दावे पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब यह है कि घड़ी फरोख्त करने पर इमरान खान का खालिस मुनाफा 1.84 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाता है, जिसको इमरान खान बर वक्त असासों में डिक्लेयर नहीं करते और इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ केस भी इसी बिना पर दायर होता है। उन्होंने अपने असासों को 2021 में डिक्लेयर किया। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के असासों की तफसीलात जारी की थी, जिसके मुताबिक इमरान खान के साल 2020 के निस्बत 2021 के असासों में 6 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ था।
उमर फारूक के इंकशाफात के बाद आज दिन भर इन इल्जामात का दिफा और कानूनी कार्रवाई करने की धमकियां दी जाती रही। खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पहले ट्विटर और बाद में लॉन्ग मार्च के शुरका से बात करते हुए इन इल्जामात को रद्द किया और कहा कि वो इन इल्जामात पर दुबई, लंदन और पाकिस्तान में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ केस करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझ पर बहतान तराशी के लिए एक जाने माने और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम को इस्तेमाल किया गया। तोशाखाना केस में जो सामान फरोख्त किया वो इस्लामाबाद में फरोख्त हुआ। रसीदें और तारीख तोशाखाना में मौजूद है। तोशाखाना से मुतालिक जब गवाही में जाएंगे केस खत्म हो जाएगा। इस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए, वो भी आपके सामने रखता है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ, कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। 2019 में जो रॉयल फैमिली से जो तहाइफ मिले थे उनको अगर दुबई की मार्केट में बेचकर कुल वॉल्यूम ऑफ मनी की बात की जाए तो तकरीबन 44 करोड़ बनता है और जो एसेट्स में जो इनकम बताई गई है 2019 के अंदर वो तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख है। इसका मतलब तकरीबन 39 करोड़ का डिफरेंस है, यानी कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स भी है और ये फ्रॉड ऑफ एसेट्स भी है और इनकम के अंदर नहीं बताया गया। इसका मतलब ये है कि जिस तरह नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको अपने साहबजादे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया गया तो सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन का केस तो बनता है। फवाद चौधरी ने भी उमर फारूक ज़हूर के इस दावे की तरदीद किया है कि इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की करीबी साथी फराह गुज्जर के जरिए ये घड़ी उन्हें फरोख्त की गई थी। फवाद चौधरी के मुताबिक ये घड़ी उमर फारूक की बजाय पाकिस्तानी मार्केट के एक डीलर को 5 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त हुई। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है फराह गुज्जर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए और ना ही जाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक है। हम उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। अब पीटीआई इस सारी कहानी को झूठ करार दे रही है। शहजाद अकबर ने सिरे से ही उमर फारूक ज़हूर से शनासाई से इनकार करते हुए कहा कि मैं तो उन्हें जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, लेकिन बहुत से हलकों में ये बातें ज़बान ज़द-ए-आम थी कि ये घड़ी कैसे बेची गई, इससे हासिल होने वाला पैसा किस तरह पाकिस्तान आया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सच सामने आने पर उन पर कड़ी तनकीद की जा रही है। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर मरियम नवाज ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। मरियम नवाज ने इमरान खान से मुतालबा किया कि इधर उधर की बातें मत करो और रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा कैसे पाकिस्तान मंगवाया वो बताओ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इस सारे मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जबकि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने सऊदी वली अहद की जानिब से मिलने वाले तहाइफ की फरोख्त सामने आने पर रद्दअमल देते हुए सवाल किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने बेच डाला। तोशाखाने के रूल्स जो हैं उनको बेंड करके अपनी फेवर में कर लेना और बाद में बाहर से पैसे जाके लाने, वो कहाँ से पैसे आए, बैंकिंग के जरिए आए, बैंकिंग चैनल के जरिए आए या मनी लॉन्ड्रिंग हुई या किस तरह वो पाकिस्तान में पैसा आया। इस तरह बड़के मारने से या इस तरह रिटेलिएट करने से, गाली गलोच करने से जो है सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अब मौका आया है कि उसी पैमाने पे तो नहीं, हम नहीं डिमांड करेंगे, उसी पैमाने में जो कानून और कायदा है, जो आइन कहता है, उस पैमाने के ऊपर इनको जो है ना जांचा जाए, इनको परखा जाए। आज इमरान खान निजी टीवी और जो एंकर ये हकाइक सामने लाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वो खुद भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने इन तहाइफ को फरोख्त किया, उन्होंने इस घड़ी को बेचने और इससे हासिल होने वाली रकम से बनी गाला की सड़क ठीक करवाने का भी दावा किया था। वो सड़क दस्तावेजात के मुताबिक 65 करोड़ की बनती है, लेकिन बाकी पैसों में उन्होंने क्या किया और उन्हें बर वक्त गोशवारों में क्यों नहीं जाहिर किया गया, ये बात बताने से वो कासिर है। इमरान खान घड़ी से हासिल होने वाले पैसों के इस्तेमाल पर क्या बयानियां बनाते रहे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशाखाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई। और आज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। अब ये पहला जुर्म नहीं है जो इमरान खान से सरजद हुआ, और इससे कबल वो जुआ खेलने का भी एतराफ़ कर चुके हैं। वो कौम को ये भी बहुत पहले बता चुके हैं कि कैसे उन्होंने एक क्रिकेट मैच पर जुआ लगाया और इससे जो रकम बनाई उसको फिर अपने जो फाइन था 2002 के इलेक्शंस में उसको उतारने के लिए इस्तेमाल किया। आज जो घड़ी बेचने का इंकशाफ हुआ है, इसकी तफसीलात तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंच चुकी हैं। इसे बेचने का एतराफ़ और आपकी पार्टी के मेंबरान पहले भी करते रहे। उमर फारूक ज़हूर के गुज़श्ता रोज़ के इल्ज़ामात और तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए
दिए गए रद्द-ए-अमल ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। पहला सवाल ये कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि चेयरमैन पीटीआई को ये घड़ी बेचने की जरूरत महसूस हुई। उस वक्त वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, क्योंकि उमर फारूक ज़हूर की जानिब से कहा गया कि पैसों की अशद जरूरत थी। तो उस वक्त इमरान खान को पैसों की अशद जरूरत क्या थी? इमरान खान ने ये तहाइफ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे तो ये उनके पास कैसे पहुंचे, किसको फरोख्त किए, वो रसीदें कहाँ है? या सवाल ये भी है कि तहाइफ बेचकर पैसे वापस पाकिस्तान लाए गए या नहीं लाए गए, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहाँ है? उन्हें इन्हीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम आखिर गई कहां पर? 28 करोड़ रुपए में तहाइफ बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई? क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया या फिर मनी ट्रेल छुपाने के लिए ये सब कुछ हुआ? अब अगर ये हुआ है तो इस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस पर बात करेंगे। साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन हमारे साथ मौजूद होंगे। इसको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बशीर मेमन साहब, ये जो घड़ी बेचने का मामला है इस पर इंकशाफात दर इंकशाफात हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिनाई कर रही है। मैं इस पर तो आता हूँ कि टेक्निकली इस पर क्या इशूज़ है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? क्या कैश ये फ्रॉड का मामला है, कैश स्मगलिंग हुई है? इन सब सवालात पर आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो मुबैना खरीदार उमर फारूक ज़हूर साहब हैं, इनके साथ आपकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनका ताल्लुक आपसे क्या है? कब से जानते हैं आप इनको? अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को और आपकी टीम को। वो जो तस्वीर जो आप कह रहे हैं कि वीडियो पर, ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, वो एक ही तस्वीर थी जब वो अपने एक रॉयल फैमिली के साहब के साथ आया था पाकिस्तान। वो मेरे साथ मिलना चाहता था, मेरे घर पे वो आया था। मेरे बेटे ने वो तस्वीर लेकर के और अपने फेसबुक पे रखी थी, वो कहीं से वायरल हुई। मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइड था कि एक रॉयल फैमिली का एक शख्स मैं गरीब सा आदमी, वो मिडिल क्लास का आदमी, वो मेरे पास आ रहा था। इट वॉज अ प्राइड फॉर मी। वही एक तस्वीर है। इसके अलावा अगर कोई है तो मुझे नहीं पता। मैं तो चूँकि सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। नहीं बशीर मेमन साहब, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? क्या बतौर डीजी एफआईए आप उस वक्त, क्योंकि बतौर डीजी एफआईए खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, तो ये जो डेलीगेशन आया था ये आपसे बतौर डीजी एफआईए मिलना चाहता था? नहीं, ये आए थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेहमान थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेहमान थे। मैं छुट्टियों पे था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेहमान थे। और इनका जो रिक्वेस्ट थी जी इंटरपोल में मेरा ये रिक्वेस्ट भिजवा दे, तो हमने वो रिक्वेस्ट इंटरपोल को फॉरवर्ड की थी। ये इस वजह से मुझसे मिलना चाह रहे थे, और कोई बात नहीं थी। उमर फारूक ज़हूर को आप तो पर्सनली जानते हैं? उस वक्त जो है वो नहीं, अब तो खैर जानता हूँ। कल रात को मैंने उसका इंटरव्यू भी देखा है। कल रात को भी मेरा उसका इंटरव्यू देखा हुआ है। और अब पता लगा कि वो घड़ी जो है वो उसी के पास है, उसी ने खरीदी है 28 करोड़ की, पता नहीं कितने करोड़ की। नहीं, जाती हैसियत में नहीं जानते आप? 2 अरब रुपए की घड़ी है। जाती हैसियत में यही है कि उमर फारूक ज़हूर है, एक पाकिस्तानी है, नॉर्वेजियन नेशनल है। ये चलो मीडिया में बाद में बातें आती रही हैं, और मैं उसका अनफॉर्चुनेटली मैं उसका को अक्यूज रहा हूँ, और उसको 32 मरतबा एलिजिडली मैंने उसको अलाउ किया पाकिस्तान में, मदद की। हालांकि मुझसे पहले भी वो आता रहा, मेरे बाद भी वो आता रहा। लेकिन अब तो ये घड़ी वाला तो बहुत बड़ा किस्सा है ना। नहीं, लेकिन उस पर ये जो उनकी अहलिया के साथ तनाज़ा था, उस पर एफआईए की जानिब से इंटरपोल से भी रब्ता किया गया, क्योंकि उनकी अहलिया ने 16 अरब के केस के हवाले से एक दरखास्त दी, काबीना से मंजूरी ली गई, फिर एफआईए को कहा गया कि आप केस बनाएं, इंटरपोल से रब्ता हुआ, रेड वारंट जारी किया गया। तो ये सब कुछ हुआ। सनाउल्लाह अब्बासी साहब जिस वक्त डीजी एफआईए थे, उनसे पहले भी, क्योंकि उनसे पहले आप थे, क्या आपको भी प्रेशराइज किया गया था शहजाद अकबर साहब की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से कि आप उमर फारूक ज़हूर पर केस बनाएं? हुजूर वाला, मुझे कभी भी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। और जिस तरह बात कर रहे हैं शहजाद अकबर बाद में जाकर के बहुत बड़ा कोई चैंपियन बन गया, मेरे ज़माने में वो चैंपियन नहीं था। मैं मदीने का फ़कीर हूँ, और मेरे लिए चैंपियन सिर्फ़ और सिर्फ मदीने वाली सरकार है और अल्लाह ताला है, और कानून है, आइन है जो पाकिस्तान का। तो मैं उस मुताबिक काम करता था। मुझे हमेशा वो कहते होते थे, मतलब मुख्तलिफ कामों के बारे में कहते होते थे। मैं उनको यही कहता था कि ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, कानून में नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमाते होते थे, खुद ही मुझे हुक्म दिया करते थे, मरियम नवाज साहिबा के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, हमजा शहबाज के लिए, या जो भी मतलब की लीडरशिप थी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के लिए, और
शायद खरकार अब्बासी, मतलब जितने मैंने नाम लिए, खुर्शीद शाह साहब, खोखर साहब जो हैं हमारे, मुस्तफा नवाज खोखर, नफीसा शाह, असफद यार वली, ये सारे उन्होंने खुद कहे थे। मुझे आज तक शहजाद अकबर में मेरे ख्याल में इतना वो नहीं था कि वो मुझे कह सके। वैसे अल्लाह ताला, ये मेरे अल्लाह का मुझ पर करम था, मेरी कोई उसमें वो नहीं थी, मेरे अल्लाह का मुझ पर करम था। इस पर्टिकुलर केस को लेके भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी उस वक्त जिस वक्त आप DGFI थे? उमर फारूक ज़हूर के से मुतालिक जो केस था, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस? There were no instructions. अच्छा बशीर मेमन साहब, ये स्टोरी तो आपने देखी है, ये जो रेवलेशंस है उमर फारूक ज़हूर की, ये भी आपने देखी होंगी। उसके बकौल 28 करोड़ रुपया अदा किया गया उस घड़ी और उन कीमती तहफ़ का जो इमरान खान साहब को मिले थे रॉयल फैमिली की तरफ से, और ये बेच दिए गए और मुबैना तौर पर उमर फारूक ज़हूर को बेचे गए हैं। अब जिस वक्त ये कीमती तहफ़ ले जाए गए पाकिस्तान से दुबई में, क्योंकि दुबई में ये बताया जा रहा है कि बेचे हैं, तो जब इतनी कीमती अशिया जब ले जाई जाती है किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो वो सोना हो, हीरा हो, कीमती नवादरात हो, तो क्या एयरपोर्ट पर कोई कस्टम हुकाम की तरफ से, इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से नहीं पूछा गया होगा कि ये इतनी भारी भरकम मालियत के ये तहफ़ कहाँ लेकर जा रहे हैं? चूँकि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये क्राइम शुरू करना पड़ेगा कि ये चीज़ बग़ैर पैसे दिए और बग़ैर अप्रूवल के गैर कानूनी तौर पे एक तो उस ख़जाने से उठाई गई। पहला क्राइम ये हो गया, जिसमें जो भी कस्टोडियन था इसका, बग़ैर पैसों के और बग़ैर अप्रूवल के उसने ये चीज़ें दे दी। कीमतें हैं या नहीं है वो उससे सेक्शन ऑफ लॉ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा जो चीज़ ये ले जाई गई वहाँ, तो इसका मतलब स्मगलिंग भी हुई। तीसरा फिर मतलब एक तो मैंने कहा कि ये चोरी या जो भी है, फ्रॉड या जो भी है, बग़ैर पैसे दिए और आपने एक चीज़ को उठा लिया वहाँ से, फिर उठा लिया और फिर वहाँ पे उसको ले गए, तो इसका स्मगलिंग भी हो गई। फिर फराज साहबा चूँकि वो खुद बेचने के लिए गई थी, तो इसका मतलब लेकर के भी वही गई होंगी, तो उन्हीं के ऊपर स्मगलिंग का पर्चा बनता है। और जिस कस्टोडियन ने कैबिनेट डिवीजन का, तोशाखाना का कोई तो कस्टोडियन होगा जिसने हवाले की होगी, वो भी आएगा इस जुमरे में। और फिर उसके बाद 28 करोड़ रुपया, 7.5 मिलियन, वो कहता है 7.5 मिलियन दरहम, 28 करोड़ रुपए में वो चीज़ बेची और वो कैश पैसे लिए। वो पैसे फिर पाकिस्तान आए हैं। इसका मतलब ये कैश स्मगलिंग का भी फराज साहब को जस्टिफाई करना पड़ेगा, वो पैसे उन्होंने कहाँ किए। आज मुझे बड़ी हैरत हुई है कि फराज साहब पे इल्ज़ाम लग रहा है और जो फवाद चौधरी साहब और जुल्फी बुखारी साहब उनके डिफेंस में आ गए। और आज उन्होंने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जो मैं चूँकि कराची को तो मैं देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, वो फरमा रहे थे कि उमर फारूक ज़हूर और इमरान खान साहिब हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा एक चल रहा था रेवल्यूशन कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, इंटरनेशनल ठग है। और इंटरनेशनल ठग के साथ फिर वो जियो पे और आपके चैनल पे भी चल रही थी 3 तस्वीरें, एक नईम उल हक साहब के साथ है और एक उमर अयूब साहब के साथ है, और तीसरी फैसल वाबडा साहब ने तो कल ही ट्वीट कर दिया था कि जी मेरे साथ भी इसने मीटिंग की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसके साथ मीटिंग करो। और आज उनको रात को पता लगा, ऑल ऑफ अ सडन इनको ये पता लगता कि ये सारे चोर है, ये चोर है। अच्छा, जब इनके साथ था, जब इनसे घड़ी खरीदी तो ये चोर नहीं था और पैसे इनसे ले लिए उन्होंने। ये सवाल तो जरूर उठता है ना कि अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब से 2 मिलियन पाउंड्स लिए गए, तो उस वक्त वो ठीक था, जब ये सब हो गया तो उसके बाद वो भी ठग हो गए। यहाँ से आपने यहाँ भी $2 मिलियन ले लिए, उसके बाद आपने उनको ठग और चोर डिक्लेयर कर दिया, ये तो एक बात है। लेकिन सर ये 7.5 मिलियन दिरहम हो या 28 करोड़ रुपए, ये एक बड़ी हेफ्टी अमाउंट है। ये ट्रांजैक्शन दुबई हुकाम या पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट की गई या नहीं की गई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सादा सा सवाल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक आम आदमी तो 7.5 मिलियन दिरहम लेकर जेब में या बैग में 28 करोड़ रुपए लेके तो ट्रैवल नहीं कर सकता। यही तो मैं आपको अर्ज करूं, ये तो कैश स्मगलिंग हो गई ना, ये कैश स्मगलिंग में आएगा ना कि वहां से कैश उठाया 75 मिलियन, 7.5 मिलियन या 28 करोड़ रुपए, और वो उठा करके पाकिस्तान आ गई। दिस इज कैश स्मगलिंग। यहां से जो सामान ले गया वो भी स्मगलिंग किया, जो वहां से प्रोसीड्स लाया वो भी स्मगलिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग है सीधी सीधी। फिर ये
जनाब सीधी सीधी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ स्मगलिंग भी है भजन। दो स्मगल हुए ना चीज, एक गई भी स्मगलिंग के थ्रू, आई भी स्मगलिंग के थ्रू, दो इंसिडेंट्स हो गए, दो पर्चे हो गए ये स्मगलिंग के। फिर दूसरा, एक में गई है घड़ी, दूसरे में गया है पैसे आए हैं, तो उसके दो अलग अलग पर्चे होंगे फराज साहिबा पे। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा जो मैं यहाँ पर इमरान खान साहिब ने किया है मिस डिक्लेरेशन इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बेचा है 28 करोड़ का और बताया है कुछ और 5 करोड़ 80 लाख। गेन टैक्स किया है कम, इवेड किया है टैक्स। जी 2019 के अंदर जो टैक्स रिटर्न्स जमा कराए हैं उसमें अपनी इनकम 5 करोड़ 80 लाख बताई है। और रिपोर्टेडली जो तहाइफ दुबई में बेचे गए कुल मालियत, ये तो सिर्फ 28 करोड़ का एक तोहफा है या घड़ी है ना, जो कुल मालियत है रॉयल फैमिली से मिलने वाले तहाइफ की जो वहां बेचे गए वो 44 करोड़ बताई जाती है। यानी जो इनकम बताई गई वो 5 करोड़ 80 लाख है, 44 करोड़ बेचा गया, तो यानी 39 करोड़ का एक डिफरेंस है। बताया 5 करोड़ 80 लाख जा रहा है लेकिन 39 करोड़ छुपाया गया है। ये कंसीलमेंट ऑफ टैक्स है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी है, एवेजन ऑफ टैक्स भी है। तीसरा, मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी सिंपल बात है। इन्होंने एक रसीद वहां पे जमा शायद करवाई, आज आजाद सैयद की रिपोर्ट चल रही थी जियो पे, जिसमें उसने आजाद सैयद साहब ने ये दिखाया कि ये इस दुकान की है ये रसीद, जो उन्होंने कहीं से याद की थी। उन्होंने कहा था कि इसको हमने बेचा था। और हमेशा की तरह जैसे पहले वो जो हनीफ अब्बासी साहब के केस में उन्होंने जो मनी ट्रेल दी थी, उसमें भी सिटी बैंक की थी जो कि बंद हो गया पाकिस्तान से। अभी भी उन्होंने ऐसे दुकान की रसीद दी है जो कि जिसका मालिक के बंद करके दुकान और चले गया है दुबई। ये हमेशा इस तरह की मनी ट्रेल देते हैं जिसका कोई सर पैर ना मिले, लेकिन उसको किस तरह छुपाएंगे? वॉच तो उनके पास है। यानी वेबर साहब ये माली करप्शन नहीं है, ये अखलाकी करप्शन भी है, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स का मामला भी है। अब आपने कहा कि भी है, नहीं मैं अपने जी मैं एक मिनट में आपको अर्ज करूं, मैं ये कहता हूं ये मदीने की रियासत बनाने वाला शख्स कर रहा था ये। बशीर वेबर साहब देखिए, अब ये जो कैश स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस पर क्या कार्रवाई बनती है और फिर इस कार्रवाई की लपेट में कौन कौन आएगा? देखिए फराह खान साहिबा के बारे में बताया जा रहा है कि वो ये तहाइफ लेकर दुबई गई बेचने के लिए, फिर वहां से कैश उन्होंने जो है वो ट्रांसपोर्ट किया। लेकिन जैसा आपने कहा कि तोशा खाना से जी सर होल्ड ऑन, इन्वेस्टिगेशन हमेशा शुरू होती है, वो जो जड़ होती है ना वहां से। जड़ कहाँ पे है? तोशा खाना का जो कस्टोडियन है जी, उसने दी चीज बगैर पैसे लिए, बगैर अप्रूवल लिए। एक वो हो गया, पहला वो आएगा। फिर उसके बाद वो मिला किसको था, वो आएगा ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिनिस्टर इमरान खान साहब आएंगे। फिर उसके बाद फराह खान साहिबा लेकर गई। फिर सौदा किसने करवाया, इंट्रोड्यूस किसने करवाया, वो आएगा ब्रोकर के तौर पे शहजाद अकबर साहब। फराह खान साहिबा ने जाकर के वहाँ पे बेचा, वहाँ पे पैसे लिए, यहाँ पे स्मगलिंग का पर्चा बनता है। ये सारे के सारे को अक्यूज्ड बनते हैं मेन इसमें जो किरदार। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से फराह खान साहबा कैश पैसे ले आई, तो वो बाकी जो टैक्स एवेजन का मामला अकेले हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब पे बनता है, टैक्स फ्रॉड का बनता है, बिल्कुल टैक्स फ्रॉड का बनता है और टैक्स एवेजन का बनता है। मुझे नहीं पता आपको मैं समझाऊं कि टैक्स फ्रॉड और टैक्स एवेजन क्या होता है। ये टैक्स फ्रॉड है सीधा कि एक चीज है आपके पास है 100 रुपये, आपने कह दिया मेरे पास है ही 10 रुपये, और चूंकि आप कंसीलमेंट भी है, फ्रॉड भी है। अब मेरे साहब इस पे क्या संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं इमरान खान साहब को? संगीन नताइज तो नाअहल तो वो ऑलरेडी है, अभी तो साबित हो गया वो चोर भी है। मैं एक मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं 3 साल हो गए मैं नौकरी से अब बाहर हूँ, तो जाहिर है आई एम जस्ट अ फ्री सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का एक आज़ाद शहरी हूँ और मैं कहता हूँ अभी ये चोर भी है। बशीर वेबर साहब, अब इस पे ये तो सवाल नहीं रहा कि घड़ी बेची गई है या नहीं बेची गई, ये तो पीटीआई और खुद चेयरमैन इमरान खान भी एक्सेप्ट करते हैं कि घड़ी तो फरोख्त की है। सवाल अब ये उठ रहा है कि वो घड़ी वो कहते हैं मैंने इस्लामाबाद में फ़रोख्त की है। अभी ये बात आ रही है उमर फारूक ज़हूर साहब की तरफ से कि दुबई में और उनको फ़रोख्त की गई है। इमरान खान साहब अब मुकदमा करने का इरादा भी रखते हैं उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ और फिर जिस चैनल के ऊपर ये एयर हुआ उसके अगेंस्ट भी।
तो अब ये कानूनी जंग तो बन जाएगी, मतलब वो जैसे टैक्स एवेजन की या टैक्स फ्रॉड की बात हो रही है या कैश स्मगलिंग की बात हो रही है, ये कार्रवाई तो तब होगी कि अगर फ्रेम उसी तरह से है जैसा कि सामने आ रहा है। बसूरत दीगर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या इमरान खान साहब प्रूव कर पाएंगे? नहीं, ये तो इस्लामाबाद में हुआ है और फिर इसकी रसीदें भी हमने तोशा खाना में जमा कराएंगी बैतुल माल में। तो दी है, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये उसी तरह की रसीद दे रहे हैं जिस तरह उन्होंने पिछली मरतबा मनी ट्रेल दी थी। वो दुकान ही बंद हो गई, है ही नहीं दुकान पे। वो एजाज सैयद साहब ने आज स्टोरी दे दी, मैं आज जियो पे खुद देखी है। तो दुकान ही बंद हो गई, बंदा दुकान का बंद करके चला गया। और जुल्फी बुखारी ये कह रहे थे वो तो दुबई चला गया है, वो दुबई में बैठा हुआ है, तो भाई उसको ले आओ। एक मामला और भी है जो शायद आपके जहन से महव हो रहा है, वो कावे मुसावी के वो क्लेम जो ब्रॉडशीट का मालिक था, उसने भी कहा था कि मुझे ये कहा गया कि फिर मेरा हिस्सा कितना होगा। वो भी स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। हुजूर वाला मैं आपको एक अर्ज करूं, अभी तो ये इतने स्कैंडल्स आएंगे तो पता लग जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, फिर दूसरा वो कह रहा है उमर फारूक जहूर के, कल रात को मैंने स्टेटमेंट सुना, उसने कहा कि ये मुझ पर फटीके डालते थे। वो आएगा तो ज़ाहिर बताएगा कि फला मेहमान मैंने फला होटल में इनका ठहराया, फला बंदे को इतनी की शॉपिंग कराई। ज़ाहिर है कारोबारी आदमी है, आप उसको ख़राब करेंगे तो वो ज़ाहिर है उसकी साख ख़राब होगी, तो वो तो ज़ाहिर है आएगा नीचे दरमियान में। मुझे तो चूँकि उसमें वैसे मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ, मुझे तो चूँकि मैं मेमन हूँ, मुझे 8-10 मरतबा लाहौर जाना पड़े था, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा हो गया, ये हो गया वो हो गया, मुझे तो वही है, क्योंकि मेरा क्या कसूर था लेना न देना। लेकिन सनाउल्लाह अब्बासी साहब मुझे जेल में डालना चाहते थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान न्याजी साहब मुझे जेल में डालना चाहते थे, और शहजाद अकबर और सनाउल्लाह अब्बासी साहब उनके वो बने हुए थे। मैं इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो मुझे जेल में डालना चाहते थे, 2 महीने के लिए कोट लखपत रख लेते, उसके बाद मेरी बेल हो जाती, जिस तरह दूसरों की हुई। मैं भी खामखा में लेना देना इंटरव्यू देने की पादाश में कि आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करेंगे तो आज वो कह रहे थे कि इसके 4 भाई जेल में है और ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट है, इंटरनेशनल फ्रॉड है। अच्छा, उसकी नई मुल्क के साथ भी फोटो है। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक DGFI के बशीर मेमन साहब। वेलकम बैक। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने में अब महज 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, इसीलिए इस सवाल की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है कि उनके बाद फौज की कमान किसके सुपुर्द की जाएगी और क्या इस तैनाती के बाद सियासी फजा पर छाए बेयकीनी के बादल छटेंगे या नहीं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तैनाती को फौज में मामूल की तरक्की और तकर्री की कार्रवाई नहीं समझा जाता, बल्कि मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के कई सवालात भी इससे जुड़े होते हैं। एक ऐसे मौके पर दिस पॉइंट इन टाइम एक और खबर सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का फैसला कर लिया है और आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 176 की ज़ेल शक 2A के अंदर एक अमेंडमेंट की जाएगी जिसमें लफ्ज़ री अपॉइंटमेंट को रिटेंशन के साथ तब्दील कर दिया जाएगा। कानूनी माहिरीन इस रिटेंशन की इस्तिलाह को खासी अहमियत दे रहे हैं। रिपोर्टेडली ये अमेंडमेंट 11 नवंबर को होनी थी, इजलास डिले हो गया, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी क्वारंटीन में चले गए हैं। अब ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले या बाद में की जाएगी, इससे किसको फायदा होगा यकीन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।